अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, यूनिट क्या है हमारा? ऑर्गन सिस्टम एंड ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा जी, कल हमने क्या बात की थी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बेसिक नीड में क्या क्या था? वाटर, एयर एंड फूड। आप मुझे बताएंगे कि फूड क्यों जरूरी है? शाबाश, बिल्कुल सही कि फूड हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। अच्छा जी, अब फूड किस प्रोसेस के थ्रू या किस तरीके से हमें एनर्जी देती है? ठीक है, आज हम उसी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो फूड जिस प्रोसेस से एनर्जी देती है वो प्रोसेस कौन सा है हमारे पास? रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। यानी ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें फूड ब्रोकन डाउन हो रही है या ऑक्सीडाइज हो रही है बॉडी में और एनर्जी को रिलीज कर रही है। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन के रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में होता है या किस तरीके से होता है? तो यहाँ 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। नंबर 1 ब्रीथिंग, नंबर 2 ऑक्सीडेशन। ब्रीथिंग में क्या है? ब्रीथिंग का अगर हम आम मतलब लें तो सांस लेना। ठीक है, ब्रीथिंग में क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं या एक्सहेल करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? अब जो हमने ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर ली या इनहेल कर ली, वही ऑक्सीजन फूड से कंबाइन होगी और हमें क्या देगी? एनर्जी। चलिए जी, अब हम अपना पूरा प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। आ जाइए कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। ये देखिए, ये डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। यहाँ कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? आप मुझे बताइए। जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? वेरी गुड, ठीक है, नोज। नोज से हम सांस लेते हैं। ठीक है, नोज के बाद क्या है? एयर या ऑक्सीजन एंटर हो जाती है बॉडी में और कहाँ आती है? विंड पाइप या ट्रैकिया में। लेकिन विंड पाइप या ट्रैकिया से ऊपर ये देखिए कि एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं और यही वो पॉइंट या जगह है जहाँ से हमारी आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है? ट्रैकिया है जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये कैसी होती है? ये सॉफ्ट बोन या कार्टिलेज की बनी हुई है और ये ओपन बाय रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये खुली भी होती है, इसके अंदर एयर मौजूद होती है ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है सॉफ्ट बोन का। अब आपने देखा। अच्छा, अब एयर नोज से ट्रैकिया में आ गई। ट्रैकिया के बाद एयर कहाँ जाएगी? लंग्स में। लंग्स क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, लंग्स क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कहाँ मौजूद होते हैं? ये हमारी चेस्ट में कैविटी है या स्पेस है जिसे हम क्या नाम देते हैं? थोरेसिक कैविटी। ये लंग्स हमारे इस कैविटी के अंदर मौजूद हैं। और कैसे होते हैं? अभी बकराईद गुजरी देखा होगा ना आपने, पिंक कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं। अभी चूंकि सॉफ्ट हैं, स्पंजी हैं, यानी डेलिकेट ऑर्गन है, तो अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। किसके जरिए? रिब्स या पसलियों के जरिए। यहाँ आप देख लें, रिब्स के स्ट्रक्चर तो देखा होगा ना आपने। देखिए, रिब्स हैं, रिब्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? लंग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या अगर कोई चोट लग जाए, हम गिर जाएं, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर ये लंग्स डायरेक्ट मुतासर ना हो, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है इस पूरे रिब केज से। अच्छा जी, अब देखिए, ये जो रिब्स हैं इनके दरमियान में कोई मसल्स मौजूद हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स एंड हेल्प इन ब्रीथिंग। अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये रिब्स मौजूद हैं, तो रिब्स के दरमियान मसल्स मौजूद हैं जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल का नाम देते हैं और ये ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं ये अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब ये देखिए मैं आगे, अब हमने देख लिया कि ट्रैकिया, अब चूंकि लंग्स 2 हैं तो ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में या 2 ट्यूब्स में। और अब हम उस ट्यूब को क्या कहते हैं? ब्रोंकस। यानी एक ट्यूब ब्रोंकस और अगर हम दोनों को मिला के बात करेंगे तो ब्रोंकाई। ठीक है, ये देखिए, विंड पाइप डिवाइड्स इनटू 2 कॉल्ड ब्रोंकाई और एक तो ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद फर्दर डिवीजन है और छोटी टाइनी ट्यूब्स हैं जिन्हें हम किसका नाम दे रहे हैं? ब्रोंक्यूल्स का नाम दे रहे हैं।
ठीक है। ब्रोंक्यूल्स क्या है, थाउजेंड्स ऑफ नैरो ट्यूब्स हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के बाद देखिए टाइनी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, एयर सैक मौजूद हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई क्या होती हैं, थिन होती हैं, मॉइस्ट होती हैं, और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे गैस जो है वो एक्सचेंज होती है। थिन, मॉइस्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, एयर आपकी नोज से एंटर हुई, एंटर होके कहाँ आ जाएगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड है ब्रोंकस या ब्रोंकाई में। देन एयर कहाँ आएगी, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ चली जाएगी, एल्वुलाई में। अब हम क्या बात करें कि एल्वुलाई कैसी हैं, थिन होती हैं, और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी बॉडी से जितनी भी बॉडी में ऑक्सीजन आई है वो कहाँ चली जाएगी, एल्वुलाई। ठीक है, आपने देख लिया कि ये जो आपके पास एल्वुलाई है हमारे लंग्स में मौजूद, ये क्या है, एक्सचेंज पॉइंट है। अब आप देखें यहाँ से ऑक्सीजन आ गई, एल्वुलाई के पे क्या मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ चली जाएगी, ब्लड में। और आपने कल पढ़ा भी था हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ब्लड फूड डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड में ऑक्सीजन भी मौजूद है और ब्लड में फूड भी मौजूद है, तो अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का। ठीक है, दोनों चीज़ें ब्लड में मौजूद हैं, तो फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ, या ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ रिएक्ट करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ आ गई आपको कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कि जिस तरीके से ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हुई है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में बन रही है, ये किस तरीके से बॉडी से एक्सहेल होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आएगी ब्लड से, फिर वो ब्रोंक्यूल्स, फिर कहाँ जाएगी, ब्रोंकस, ट्रैकिया, और नोज से क्या हो जाएगी, एक्सहेल हो जाएगी। तो यहाँ आपने ये दोनों स्टेप्स कवर कर लिए रेस्पिरेशन के, कि किस तरीके से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आई है और उसने फूड से रिएक्ट किया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हुई, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी पैसेज से बॉडी से एक्सहेल हो गई, और जो फूड ने रिएक्शन किया, फूड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ था, उससे हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं कि जब हम इनहेल या एक्सहेल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है तो बॉडी में क्या चेंजिंग आती है। अच्छा, अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ज़रा आप लोग करें जी। खड़े हो जाइए और सांस लें, खूब गहरा सांस लें। मुझे बताएं आप क्या फील कर रहे हैं, रिब केज आपका किस तरफ मूव कर रहा है, फील हो रहा है कुछ, सांस लेने से रिब केज देखिए ऊपर की तरफ आपको फील हो रहा होगा ना, मूव करते हुए, बिल्कुल। और अब सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो रिब केज कैसा होता है, डायलेट होके नीचे आ जाता है, ऐसा ही होता है। देखें यहाँ भी ऐसा ही हमने दिखाया हुआ है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, आपने देखा ना, ये डायफ्राम क्या होता है, लंग्स के बिल्कुल नीचे, यहाँ देखें डायग्राम में भी शो हो रहा है, डायफ्राम क्या है, शीट ऑफ मसल्स है जो कहाँ मौजूद है, लंग्स के नीचे मौजूद है। ये स्ट्रेच होता है यानी खिंचता है, जब ये खिंचता है तो वॉल्यूम आपका चेस्ट का इंक्रीज होता है, और इस तरीके से एयर अंदर आती है, और ये जो रिब केज है ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करता है, ताकि लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो बॉडी में आ सके। अब जब इसकी बिल्कुल अपोजिट क्या है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, जब हम अब सांस को बाहर निकालेंगे तो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम हमारा रिलीज हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये देखें डायफ्राम की शेप कैसी हो जाती है, डोम शेप हो जाती है। आपने इस एक्टिविटी के थ्रू खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की, 2-3 दफ़ा करके देखिए इस एक्टिविटी को, आपको आराम से समझ में आएगा कि जब सांस लेंगे तो रिब केज ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करेगा, और जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं, तो रिब केज क्या होता है हमारा, डाउनवर्ड मूव। समझ में आ गया कि इनहेलेशन में क्या हो रहा है कि इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डायग्राम में भी शो हो रहा है। और जब हम एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल जो कहाँ मौजूद है, मालूम है ना आपको, रिब्स के बीच में मौजूद है, दरमियान में। तो इंटरकोस्टल मसल्स भी और डायफ्राम भी दोनों क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है आपका वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये कहाँ का वॉल्यूम की बात करें हम, थोरेसिक कैविटी की बात करें। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ये चीज़। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हमें डिफरेंस
देखने हैं और हमें सिमिलैरिटीज देखनी है किस किस में, रेस्पिरेशन और बर्निंग में। जिस तरह रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरीके से एक प्रोसेस बर्निंग भी है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या इसमें सिमिलर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ रिलीज एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल, यानी चाहे प्रोसेस बर्निंग का हो चाहे रेस्पिरेशन का हो, दोनों प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किससे मिलती है, फ्यूल से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हम घरों में चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, गैस। गैस को हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं और उसमें से हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है जिससे हमारी कुकिंग होती है। इसी तरह आप बारबेक्यू करते हैं, आपने कोयले देखे होंगे, उसमें भी हम क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। आप गाड़ियों को देख लीजिए कि उसमें हम पेट्रोल को बर्न करवाते हैं। पेट्रोल क्या है, फ्यूल या ईंधन है, और वो जलता है, बर्न होता है और उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है और हमारी गाड़ी चलती है। अगर हम बॉडी की बात करें तो जो फूड है, फूड हमारा फ्यूल के तौर पे एक्ट करता है और फूड में से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस तरह बर्निंग और रेस्पिरेशन हमें क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। दूसरी इसमें इसका सिमिलर पॉइंट क्या है, बोथ यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दोनों प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को हम यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज। आपने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन में कि एक तो ब्रीथिंग था, दूसरा स्टेप उसको ऑक्सीडेशन था कि जब ऑक्सीजन जो है फूड से कंबाइन होती है तो वो एनर्जी देती है, एनर्जी रिलीज करती है, और क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग में भी इसी तरह होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में सब्सटेंसेस मौजूद हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं, ठीक है, या उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये दो पॉइंट क्या है, इन दोनों प्रोसेस में सेम है। चलिए अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। रेस्पिरेशन एंड बर्निंग का फर्स्ट डिफरेंस है, इट रिलीजेस एनर्जी स्लोली। रेस्पिरेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, और इसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो स्लो होती है, जबकि बर्निंग में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसी होती है, रैपिडली, तेजी से होती है। फर्स्ट डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट देखिए क्या है, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी कंट्रोल। रेट ऑफ रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि हम 1 मिनट में कितनी दफा सांस लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से, ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है जो क्या करता है, रेस्पिरेशन के रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करवाता है। जबकि दूसरी तरफ देखिए बर्निंग में क्या हो रहा है, द रेट ऑफ बर्निंग कैन नॉट बी कंट्रोल, कि हम इसका रेट कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट देखिए, रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस हीट ओनली। रेस्पिरेशन से सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। जबकि हम बर्निंग में देखते हैं कि बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट एज वेल एज लाइट। आपने देखा है ना, जहाँ कहीं भी आग जल रही होती है या हम चूल्हा भी जलाती हैं तो आपने देखा होगा ना कि उसमें से आग भी निकलती है, हीट भी रिलीज होती है और लाइट भी रिलीज होती है, ठीक है। और कैसी होती है इसकी तपिश, दूर तक फैल जाती है। तो ये क्या है, इन दोनों प्रोसेस के कुछ डिफरेंस और कुछ सिमिलर पॉइंट्स। चलिए जी अब हम होमवर्क देख लेते हैं। हमारा आज का होमवर्क क्या है, होमवर्क देख लें। क्या करना है आज आपने, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम यूनिट नंबर 2, ठीक है। आज आपको ये करना है, बुक में देख लेते हैं। पेज नंबर 18 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। डिफाइन रेस्पिरेशन, ड्रॉ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल इट। आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देनी है और उसके बिल्कुल सामने उसकी लेबल डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। इसके बाद इसके और पार्ट्स भी गिवन है ना, बी सी डी ई, तो आप और एफ, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपको खुद से पढ़िएगा और उसके आंसर्स दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द करेक्ट सीक्वेंस टू शो व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ। आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम क्या, किस तरह से वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज होगा, ये सब आप पढ़ चुकी हैं। अब आपको इन्हीं सेंटेंस को या इन्हीं एक्टिविटीज़ को अरेंज करके लिखना है। चलिए जी अब हम देखते हैं जर्नल में हमारा काम किस तरह हुआ है। ये देखिए रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, ठीक है, और बिल्कुल सामने इसके लेबल डायग्राम भी ड्रॉ हुई हुई है। लेबलिंग ख्याल रखिएगा, एक साइड पे ही आपको लेबलिंग करनी है, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद आंसर्स भी देख लें, क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपने इसी तरह से देने हैं। आगे देखें डिफरेंस हुआ हुआ है।
फिर लास्ट क्या है आपके पास, आपको अरेंज करना है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से कीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।